हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। सीड से रिलेटेड हर वो छोटी छोटी बातें जो कि एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। एफओ का एग्जाम, नाबार्ड का एग्जाम या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम जिसमें कि एग्रोनॉमी वगैरह या फिर एग्रीकल्चर के अदर टॉपिक्स पूछते हैं, वहां पर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप याद रख सकेंगे। तो देखिए ये वीडियो। हमारा यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस और इसी नाम से फेसबुक का पेज है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस। और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, 8237783981 है। और अगर छोटी मोटी डाउट्स है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। हालांकि ऐड होने के लिए आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, ऐड होने के लिए बस आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। और ये वीडियो एग्रोनॉमी का एक पार्ट है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर पाएँ। और एफओ के एग्जाम से पहले तो डेफिनेटली सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे हम, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, या फिर बीच बीच में हम एफओ के लिए या फिर किसी और एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम अपलोड करते हैं। तो आप फॉलो करते रहिए यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसको। तो देखते हैं क्या ये सीड टेक्नोलॉजी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन सीड की। तो सीड को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एग्रोनॉमिकली और बॉटनिकली। एग्रोनॉमिकली सीड एक लिविंग ऑर्गन होता है अनडेवलप्ड फॉर्म में। रूडिमेंटरी मतलब होता है अनडेवलप्ड, तो अनडेवलप्ड फॉर्म में होता है जो कि प्रोपेगेशन के लिए यूज होता है। प्रोपेगेशन के लिए मतलब न्यू क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो एग्रोनॉमिकली सीड इज अ लिविंग ऑर्गन ऑफ द क्रॉप इन rudimentary for that rudimentary form that is used for propagation. बॉटनिकली सीड को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है जिसमें कि एक इंटैक्ट एम्ब्रायो होता है, उसमें स्टोर्ड फूड होता है और एक सीड कोट होता है। और ये सीड में कैपेसिटी होती है जर्मिनेट करने की, जर्मिनेट करके एक नए क्रॉप में ग्रो करने के लिए। तो ये डेफिनेशन हो गई एग्रोनॉमिकली और बॉटनिकली। अब जर्मिनेशन कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स है सीड क्वालिटी इंडेक्स। ये सीड क्वालिटी इंडेक्स बताता है वाइगर ऑफ सीड जर्मिनेशन, मतलब किसी भी सीड की जर्मिनेट होने की क्या कैपेसिटी है उसको बताता है ये सीड क्वालिटी इंडेक्स। क्योंकि फील्ड में जो जर्मिनेशन होता है वो हमेशा कम होता है, लैब में जो जब हम टेस्ट करते हैं अच्छे सीड्स के साथ तो ज्यादा होता है लैब में, और फील्ड में हमेशा कम होता है, इसलिए ये सीड क्वालिटी इंडेक्स को कंसीडर किया जाता है। अब दो तीन टर्म्स हैं जैसे कि सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स होता है वेट ऑफ 100 सीड्स, मतलब बड़े सीड्स जैसे कि कॉर्न या मेज, तो इनकी साइज बड़ी होती है एज कंपेयर टू, आप देखो जैसे राई है, मस्टर्ड है, तो इनसे बड़ी होती है। तो इनको नापने के लिए हम सीड इंडेक्स का यूज करते हैं। जैसे तो मेज के केस में क्या होगा, वेट ऑफ 100 सीड्स, और उसको बोलेंगे वेट ऑफ 100 सीड्स को सीड इंडेक्स। और छोटे सीड्स जैसे कि मस्टर्ड के केस में हम कंसीडर करते हैं टेस्ट वेट को, और टेस्ट वेट होता है वेट ऑफ 1000 सीड्स। उसके बाद आता है रियल वैल्यू ऑफ सीड्स आरवी। तो ये बताता है कि एक्चुअल, हमें मान लीजिए कि 100 केजी सीड्स हैं हमारे पास, तो उसमें से कितना केजी जो है वो एक्चुअली जर्मिनेट होगा फील्ड में। तो अब आप देखिए 100 केजी सीड्स है, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे प्योरिटी। तो मान लीजिए कि 100 केजी में से 90 केजी हमारे पास जो है वो प्योर सीड्स हैं और 10 केजी इम्प्योरिटीज है। तो सबसे पहले जो हमारा यूजफुल सीड हो गया वो हो गया 90 केजी। अब 90 केजी में से भी कुछ जर्मिनेट होने वाले होंगे और कुछ जर्मिनेट नहीं होने वाले होंगे। तो फिर हम कंसीडर करते हैं जर्मिनेबिलिटी। तो उसमें से भी मान लीजिए 90 में से भी 10% जो है वो जर्मिनेट नहीं होने वाले हैं, तो टोटल बच गए 81 केजी। तो फाइनल जो हो गया वो जो हमारा वैल्यूएबल सीड्स हो गया वो ओनली 81 केजी हो गया, तो उसे ही बोलते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड्स। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड्स
क्या बताता है? परसेंटेज जर्मिनेबिलिटी को बताता है। और इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? प्योरिटी इंटू जर्मिनेशन अपॉन 100। और इसका दूसरा नाम होता है यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड्स। और वैसे सीड्स या सीड लॉट जिसकी रियल वैल्यू 70% से कम है, उन्हें हम नहीं प्रेफर करते हैं सोइंग पर्पस के लिए। अब रियल वैल्यू में एक टर्म था प्योरिटी परसेंटेज, बहुत ही सिंपल है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि वेट ऑफ प्योर सीड्स इनटू 100 अपॉन टोटल वेट, मतलब सीड और इम्प्योरिटी का टोटल वेट। मतलब जैसे टोटल वेट क्या हो जाएगा? 100 kg, और वेट ऑफ प्योर सीड्स जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था 90 kg, तो 90% प्योरिटी हो जाएगा। और इम्प्योरिटी परसेंटेज जो बच गया जैसे कि 10%, उसे हम किस एग्जांपल मतलब दूसरे क्या नाम से जानते हैं? उसे कहते हैं डॉकेज। डॉकेज मतलब होता है इम्प्योरिटी परसेंटेज। अब टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स, देखिए सीड टेक्नोलॉजी से जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स, उसके बाद फिर सेपरेशन डिस्टेंस या आइसोलेशन रिक्वायरमेंट्स। ये दो चीज से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स। इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रूवमेंट एसोसिएशन के द्वारा बेसिकली 4 तरह के प्योर सीड्स होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। इनको कभी कभी अलग भी मतलब अलग टाइप में भी रखते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रॉप इंप्रूवमेंट एसोसिएशन है उसने 4 टाइप ही किए हैं, ब्रीडर और न्यूक्लियर सीड या फिर फाउंडेशन सीड्स, थर्ड है रजिस्टर्ड सीड्स, और फोर्थ है सर्टिफाइड सीड। तो सबसे पहले ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड, इन्हें डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में। और इन सीड्स में जो भी जेनेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारे रिक्वायरमेंट्स ये सीड्स फुलफिल करते हैं। और क्योंकि ये बहुत प्योर होते हैं जेनेटिक व्यू से, तो ये बहुत मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और फिर ब्रीडर सीड से जब इनको यूज करते हैं प्रोपेगेशन के लिए, इनसे बनता है फिर फाउंडेशन सीड्स। फाउंडेशन सीड्स को मदर सीड्स भी कहते हैं, क्योंकि फाउंडेशन सीड्स को ही यूज करते हैं फिर सर्टिफाइड सीड बनाने के लिए। फाउंडेशन सीड से पहले रजिस्टर्ड सीड्स बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली सर्टिफाइड सीड भी बना सकते हैं। और फाउंडेशन सीड्स को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी होती है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की। दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल सीड कॉरपोरेशन और एक स्टेट सीड कॉरपोरेशन। स्टेट सीड कॉरपोरेशन का काम होता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन की हेल्प करना। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो है ये फाउंडेशन सीड्स के प्रोडक्शन को देखता है, और स्टेट सीड कॉरपोरेशन इसका काम होता है रजिस्टर्ड सीड्स के प्रोडक्शन को देखना। फाउंडेशन सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस पर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में, या फिर कहीं भी जहां लेकिन जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनके स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होना चाहिए। साइंटिस्ट एनएससी से हो सकते हैं, एसएससी से हो सकते हैं। और जो इससे मेन क्वेश्चन बनता है, ये टैग के बारे में पूछते हैं। जैसे ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड के ऊपर, इनके पैकेट के ऊपर जो टैग होता है वो गोल्डन टैग होता है, और फाउंडेशन सीड्स के ऊपर होता है व्हाइट टैग। अब थर्ड वन इज द रजिस्टर्ड सीड्स। रजिस्टर्ड सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फाउंडेशन सीड्स, या फिर रजिस्टर्ड सीड के द्वारा भी रजिस्टर्ड सीड को प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी होती है। आपसे ये पूछ सकते हैं ऑर्डर ऑफ जेनेटिक प्योरिटी, तो सबसे ज्यादा प्योर होता है ब्रीडर सीड या न्यूक्लियस सीड। और अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग हो, ब्रीडर सीड और न्यूक्लियस सीड दोनों अलग अलग हो, तो आपको बताना है सबसे प्योर जो है वो है न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड के बाद ब्रीडर होता है, और फिर प्योरिटी में नंबर आता है फाउंडेशन सीड्स का, उसके बाद रजिस्टर्ड सीड्स का, और जो सबसे कम प्योर होता है वो होता है सर्टिफाइड सीड्स। तो रजिस्टर्ड सीड्स में सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक प्योरिटी होती है, और ये प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर्स के द्वारा, लेकिन टेक्निकल गाइडेंस और सुपरविजन स्टेट सीड कॉरपोरेशन के साइंटिस्ट करते हैं। लेकिन जो रजिस्टर्ड सीड्स का प्रोडक्शन है कई बार स्किप करके और सीधा सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो है कि इस रजिस्टर्ड सीड्स के पैकेट के ऊपर कौन से कलर का टैग होता है? तो इसके ऊपर होता है पर्पल कलर का टैग। उसके बाद सर्टिफाइड सीड जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है जनरली, और सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसमें जो जेनेटिक प्योरिटी है वो सबसे कम होती है। सेटिस्फैक्टरी अमाउंट में होता है बट बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होता जेनेटिकली।
इन्हें अप्रूव किया जाता है या सर्टिफाई किया जाता है स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज के द्वारा, और इनके पैकेट के ऊपर जो टैग होता है वो होता है ब्लू कलर का। यही सर्टिफाइड सीड्स है जो कि मार्केट में फार्मर्स के लिए अवेलेबल होता है, क्योंकि कम दामों पर होता है इसलिए यही खरीदा है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ प्योर सीड्स। इससे जो मेन क्वेश्चंस होंगे वो आपसे पूछेंगे टैग्स के बारे में, या फिर जेनेटिक प्योरिटी के ऑर्डर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कौन सबसे ज्यादा जेनेटिकली प्योर है और कौन सबसे कम जेनेटिकली प्योर है। अब मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, मतलब जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उस समय दो प्लांट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, मतलब क्रॉप के दो प्लांट के बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, या फिर दूसरे प्लांट्स से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, ताकि जो जेनेटिक इम्प्योरिटी है और या फिर फिजिकल इम्प्योरिटीज है इससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें। नहीं तो हम ग्रो करेंगे कुछ वेराइटी और उसमें कुछ और वेराइटीज के क्रॉप भी मिल जाएंगे, तो इससे फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से कुछ मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, और वही होता है मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स। ये आपसे वैल्यूज पूछ सकते हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स दे देंगे फील्ड क्रॉप्स जैसे राइस, वीट, या इनमें पूछेंगे फाउंडेशन सीड्स के लिए क्या है मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, या फिर ओकरा में क्या है मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ फाउंडेशन सीड्स। तो ये चीजें आपको याद करनी है, मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। तो फील्ड क्रॉप्स जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, ओट्स, इन सब में अगर फाउंडेशन सीड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस है 3 मीटर, और अगर सर्टिफाइड सीड्स है उसमें भी 3 मीटर। और एक बात कि जो भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, वीट, सोयाबीन, इन सब में 3 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस की ही रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। और जैसे जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है उस तरह से जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, हमें ज्यादा दूर तक क्रॉप्स को, मतलब ज्यादा डिस्टेंस बनाना पड़ता है दो क्रॉप्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% तक क्रॉस पॉलिनेशन है तो 100 से 200 मीटर तक आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 25 तक हो गया, 11 से 25% तक क्रॉस पॉलिनेशन है, तो फिर हमें बढ़ाकर 200 से 300 मीटर आइसोलेशन डिस्टेंस करना पड़ेगा। देखिए जेनेटिक प्योरिटी जो है वो हमेशा हमें 100% चाहिए होता है, मतलब जेनेटिकली एकदम प्योर हमें चाहिए होता है जो भी सीड्स है। लेकिन अगर सीड्स में कोई दूसरा क्रॉप स्पीसीज के सीड्स अगर मिल रहे हैं तो एक सर्टेन अमाउंट तक इम्प्योरिटी परमिटेड होता है, वो भी सिर्फ 0.1% तक। लेकिन अगर जेनेटिक प्योरिटी की बात करें कि एक क्रॉप वेराइटी है और दूसरे उसमें दूसरे वेराइटी उस क्रॉप के नहीं मिल सकते, वहां पर हमें जेनेटिक प्योरिटी जो है वो 100% रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारे डिस्टेंस की वैल्यूज जो है आप याद कर लेंगे कि राइस में जो मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है फाउंडेशन सीड्स के लिए 3 मीटर, सर्टिफाइड सीड्स के लिए भी 3 मीटर, फिर ओकरा में फाउंडेशन सीड्स के लिए 400 मीटर, सर्टिफाइड सीड्स के लिए 200 मीटर, कॉटन में फाउंडेशन सीड के लिए 50 मीटर, सर्टिफाइड सीड के लिए 30 मीटर। तो ये सारे वैल्यूज आप टेबल से जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, नेमरा सुंदा या फिर अरुण कात्यायन, उनमें दिए हुए हैं, आप इसको याद कर लेंगे। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जर्मिनेशन के लिए सीड मॉइस्चर 40 से 60% तक होना चाहिए। अब बात करें सीड डॉर्मेंसी की। सीड डॉर्मेंसी क्या होता है एक्चुअली? डॉर्मेंसी is the arrested development and reversible rest period of plant organs either of a seed or of any vegetative part। तो डेवलपमेंट होता है लेकिन वो अरेस्टेड डेवलपमेंट होता है, और रिवर्सिबल रेस्ट पीरियड मतलब रेस्ट में तो है बट हम जब चाहें उसको उसकी डॉर्मेंसी को खत्म करके क्रॉप ग्रो कर सकते हैं सीड से, तो उसे कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। और ये डॉर्मेंसी होता क्यों है? ये होता है इनएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स अगर एक्टिव नहीं होते हैं तो ये सीड डॉर्मेंसी होता है। उसके बाद जिब्रेलिन्स आर द प्रीडोमिनेंट जर्मिनेटिंग एजेंट्स, और डॉर्मेंसी को खत्म करने के लिए फिर साइटोकाइनिन्स जो है ये यूज होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ देते हैं एग्जाम्स में कि रेड लाइट प्रोमोट्स एंड ब्लू लाइट्स इनहिबिट्स जर्मिनेशन। तो आपसे पूछ देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इनहिबिट्स जर्मिनेशन या फिर प्रोमोट्स जर्मिनेशन। तो प्रोमोट करता है वो रेड लाइट होता है, और
जो इनहिबिट करता है वो होता है ब्लू लाइट। उसके बाद डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट्स, केमिकल ट्रीटमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार देख सकते हैं बस बुक से, बट बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। उससे कुछ जुड़ी जो मेन बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। एक टर्म आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग होता है कि मॉइस्चर जो होता है सीड्स का, उसको हम एक डिजायर्ड लेवल तक लेकर आते हैं किसी भी मीन से, उसको बोलते हैं टेम्परिंग। उसके बाद मैट्रिकल हेट्रोजिनिटी, मतलब मैट्रिकल जो होता है वो होता है हेट्रोजिनिटी इन द क्वालिटी ड्यू टू लोकेशन ऑफ द सीड्स इन द इन्फ्लोरेसेंस। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इंडियन सीड एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 1966 में। फिर सीड ट्रीटमेंट्स के बारे में, सीड ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? डिजीज और इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। और सीड इनोक्यूलेशन, ये सारे टाइप्स हैं सीड ट्रीटमेंट्स के। सीड ट्रीटमेंट में जैसे फिजिकल ट्रीटमेंट हो गया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, सोलर ट्रीटमेंट या फिर केमिकल ट्रीटमेंट, और सीड इनोक्यूलेशन करते हैं लेग्यूम्स में। ये सारे सीड ट्रीटमेंट्स हैं। लेग्यूम्स को फील्ड में सो करने से पहले, प्रोड्यूस करने से पहले राइजोबियम कल्चर के साथ इनोक्यूलेट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सीड प्लॉट टेक्निक ये किस क्रॉप में यूज किया जाता है। आप कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि पता चले आपने पूरे ध्यान से सुना है यानी लेक्चर को। उसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि फाउंडेशन सीड्स को प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी होती है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की, और सर्टिफाइड सीड्स की देखरेख कौन करता है? वो करता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। एनएससी की स्थापना हुई थी 1963 में, और एनएससी के वर्कलोड को कम करने के लिए ही फिर स्टेट सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी। तो ये था हमारा सीड टेक्नोलॉजी के ऊपर लेक्चर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, आप याद कर सकेंगे, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैंने समझा दी हैं इस वीडियो में। और हमारा ये यूट्यूब का चैनल है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट्स हमें करना है या फिर कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, हालांकि हमें कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता कि हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करें, लेकिन हम कमेंट्स को पढ़ते जरूर हैं और उस हिसाब से अपने जो नेक्स्ट वीडियोस होते हैं उसमें सुधार करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स 5000 से ज़्यादा हो चुके हैं, और फेसबुक पर 1600 से ज़्यादा लाइक्स फेसबुक पेज पर मिल चुके हैं। तो आप भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। और हमारा ये यूट्यूब का चैनल, जो कि इंडिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है किसी भी एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।